स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाई को सीख, देख भोनू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगा। ये घर हमारा है, हम लोगों का है। घर की बात घर में रहने दे। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो बचपन से ही मेरे लाड प्यार में रहे हो। भला बताओ, मैं तुमसे अलग कैसे हो जाऊं, या तुमको अलग कैसे हो जाने दूं? ईश्वर ने ही हमें एक घर में रहने के लिए भेजा है। ऐसा ना होता तो बताओ, हम एक घर में क्यों पैदा हुए होते? यदि हम अलग अलग रहने की सोचें, घर को बांटने की सोचें, तो यह ईश्वरीय इच्छा का अनादर करना होगा ना। इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते कि आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और मान लो कि किसी बात के लिए रंजिश भी हो गई तो हम आपस में अपनी समस्याएं मिल बैठकर सुलझा सकते हैं। इसके लिए पड़ोसियों और पंचों को न्योतने की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। गोनूझा अपने छोटे भाई भोनूझा को समझा रहे थे। शाम का समय था, हवा मंथर गति से बह रही थी। गर्मी का मौसम होने के कारण उमस थी। गोनूझा अभी अभी दरबार से लौटे थे, पसीने से तरबतर थे। दरबार से लौटते समय उन्होंने सोचा था कि घर पहुंचते ही वे भोनूझा को बोलेंगे कि कुएं से 4 डोल पानी खींच दो कि जी भर नहा लूं। दरबार में आज इतने पेचीदे मसलों पर चर्चा हुई थी कि दिन भर वे उसमें ही उलझे रह गए थे। गर्मी और उमस के कारण बेचैनी थी। दिन भर तनावपूर्ण कार्यों को निपटाने में लगे रहने के कारण उनका सिर फटा जा रहा था। घर में कुछ दिनों से और कोई नहीं था, सिर्फ गोनूझा और भोनूझा ही थे। अभी गोनूझा अपने घर की ओर मुड़े ही थे कि दरवाजे पर ही भोनूझा दिख गए। उन्होंने दूर से ही कहा, अरे भोनू भाई, जरा कुएं पर चल, 4 डोल पानी खींच दे। बहुत थक गया हूं, नहा लूं तो शायद कुछ ठीक लगे। गोनूझा सहज भ्रातृत्व के स्नेह से भरे हुए थे और प्रायः यूं ही किसी काम के लिए भोनूझा को कह दिया करते थे, और भोनूझा भी गोनूझा के स्नेह का आदर करते हुए बेहिचक उनका काम कर दिया करता था। लेकिन उस शाम भोनूझा क्रोध से भरा था। जैसे ही उसने गोनूझा की बात सुनी, वैसे ही उत्तेजित होकर गोनूझा को जवाब दिया, थक गए हैं तो मैं क्या करूं? भगवान ने हाथ पैर दिया है। हट्टे कट्टे हो, 4 डोल पानी नहीं खींच सकते? और नहीं खींच सकते तो रख लो कोई टलहवा। पैसे की तो कमी नहीं है, महाराज के दरबार में इनामों की बरसात ही होती रहती है आप पर। टहल टिकोला करने के लिए आदमी तो रख ही सकते हैं आप। गोनूझा को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे जहां थे वहीं थम से गए। भोनूझा ने कभी उनसे खुलकर बात नहीं की थी, और आज वही भोनूझा उन पर व्यंग्य बाणों की बौछार कर रहा था। वे भोनूझा की आवाज में उभरी तलखी से आहत हो उठे, लेकिन उन्होंने अपने को संयत रखा और धीरे धीरे चलते हुए वे भोनूझा के पास आए और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अरे भोनू, क्या हो गया है तुझे? भैया से ऐसे बात कर रहे हो? मगर उनके स्नेहिल शब्दों का असर भोनूझा पर नहीं हुआ। अपना कंधा झटकाकर उसने गोनूझा के हाथ को वहां से हटाया और बोला, रहने दीजिए भैया तैया, यही सब कहकर आप मुझे नौकरों जैसा खट्टाते हैं। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। गोनूझा की इच्छा हुई कि वे अपने भाई को एक छांटा जड़ दें, लेकिन उसके आवेश को देखते हुए वे शांत रहे। गोनूझा ने यह भी महसूस किया कि भोनूझा की आंखों में लाल डोरे पड़े हुए हैं और उसकी आंखें छड़ी हुई हैं। इसका मतलब उन्हें साफ समझ में आया कि भोनूझा नशे में है। गोनूझा ने सोचा कि अभी भोनूझा से बातें करना उचित नहीं है। नशे में आदमी कई बार उचित अनुचित का ख्याल नहीं रख पाता है। इस ख्याल से ही उन्होंने भोनूझा से कहा, ठीक है भोनू, तू जा, खा पी के सो जा, मैं खुद ही कुएं से पानी निकालकर नहा लूंगा। उनका इतना कहना था कि भोनूझा फिर तड़क गया और बोला, मैं खाऊं न खाऊं, सोऊं या कुछ और करूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। महाराज के दरबार में ही आपकी ये बातें असर दिखाएंगी, मुझ पर नहीं। मैं अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। गोनूझा से भोनू की यह धृष्टता सही नहीं गई और उन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया।
इस तमाचे ने आग में घी का काम किया और भोनू तैश में आकर चीख पड़ा, आपने मुझे चांटा मारा, इस चांटे को मैं हमेशा याद रखूंगा। अब देखिए इस घर में क्या होता है। गोनू झा ने उसकी बातें अनसुनी कर देने में ही भलाई समझी। वे अपने कमरे में चले गए। भोनू की बातों से गोनू झा आहत थे। उन्होंने न तो स्नान किया और न ही कुछ खाया। देर रात तक गुमसुम से अपने बिस्तर पर पड़े रहे। रह रहकर उनके कलेजे से फूंक सी उठती रही। वे अपने छोटे भाई भोनू को बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि भोनू झा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, मगर भोनू झा को गांव में अपनी चौकड़ी के साथ मटर गश्ती करने में ही आनंद आता था। गोनू झा बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते रहे कि इन दिनों भोनू में जो बदलाव आया है वह घर के लिए और खुद भोनू झा के लिए ठीक नहीं है। उनके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर भोनू झा उनसे मुंह लगने की और उनको चेतावनी देने की हिमाकत कैसे कर बैठा। जब उनके दिमाग में यह बात कौंधी कि भोनू झा नशे में था, तब वे और भी बेचैन हो गए। उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर भोनू झा नशे में उनके सामने आने की हिम्मत कैसे कर बैठा। इसके बाद गोनू झा ने फिर सोचा, भले ही भोनू झा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा पाया और इधर उधर मटर गश्ती करने में लगा रहा, मगर वह दिल का बुरा नहीं है। गांव में ऐसे भी कौन पढ़ने लिखने में लगा रहना चाहता है। जिसके पास खेत पथार गाय बैल है वह उसके बूते ही जी लेने का विचार रखता है। इसी तरह के गुंधुन में गोनू झा देर तक लगे रहे। अचानक उनके दिमाग में एक बात कौंधी कि जरूर किसी ने भोनू झा को उनके विरुद्ध भड़काया है। मन में यह विचार उठते ही गोनू झा बिस्तर पर ही पालथी मार के बैठ गए। वे अब सामान्य दिख रहे थे। भोनू झा के विरुद्ध उनके मन का आक्रोश समाप्त हो गया। वे चैतन्य होकर सोचने लगे कि यदि भोनू झा को किसी ने भड़काया है तो वह आदमी कौन हो सकता है। दिमाग में यह सवाल पैदा होते ही गोनू झा याद करने लगे कि भोनू झा इन दिनों किन लोगों के साथ घूमता फिरता है और किसकी संगति में ज्यादा रहता है। उनके दिमाग में भोनू झा के मित्रों की छवि कौंधने लगी। मुनेसर, गोनौरा, परमेसर, रूपलाल व बारी। बारी से भोनू झा के मित्रों को याद करने लगे। रूपलाल की याद आते ही उनके दिमाग में मानो एक धमाका हुआ। गोनू झा को लगा कि भोनू झा को भड़काने में रूपलाल का हाथ हो सकता है। रूपलाल गोनू झा के बचपन का साथी था। जब तक गोनू झा की नियुक्ति राज दरबार में नहीं हुई थी, तब तक गोनू झा उसके साथ अपना खाली समय बिताते थे। खूब अड्डेबाजी होती। रूपलाल के साथ गोनू झा हिलना मिलना राज दरबार में नियुक्ति के बाद से कम होता गया। महाराज के चहेते दरबारी होने के कारण गोनू झा के जिम्मे बहुत से ऐसे काम रहते थे जिसके बारे में महाराज को आशंका रहती थी कि यदि किसी दूसरे को वह काम सौंपा गया तो गोपनीयता बरकरार नहीं रहेगी, या रहेगी भी तो काम दुरुस्त नहीं होगा। महाराज के चहेते होने के कारण गोनू झा का रुतबा बढ़ गया था। प्रायः कहीं न कहीं से कोई न कोई गोनू झा से किसी तरह का परामर्श लेने उनके घर आता ही रहता था। रूपलाल चूंकि उनका पड़ोसी था, इसलिए वह यह सब कुछ देखता रहता था। रूपलाल को महाराज के दरबार में किसी कारणवश आना पड़ा। उस दिन महाराज के पास दूसरे राज्य से कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसके कारण महाराज ने गोनू झा को अपने साथ ही रहने का आदेश दे रखा था। जब रूपलाल दरबार पहुंचा तो गोनू झा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसका संदेश गोनू झा तक पहुंचा और गोनू झा ने अपनी व्यस्तता के बावजूद महाराज से समय लेकर रूपलाल से मुलाकात की, हालचाल पूछा और दरबार में आने का कारण पूछा। रूपलाल जिस काम से वहां आया था उसकी जानकारी लेकर गोनू झा ने रूपलाल को उस काम से संबंधित कर्मचारी से मिला दिया। गोनू झा ने उस कर्मचारी को यह भी बता दिया कि रूपलाल उसके बाल सखा हैं, उनके काम में विलंब नहीं होना चाहिए। इसके तुरंत बाद गोनू झा ने रूपलाल से अपनी विवशता बताते हुए विदा ले ली और महाराज के पास चले गए। रूपलाल को उम्मीद थी कि बाल सखा होने के कारण गोनू झा उसके साथ दरबार में उसका काम हो जाने तक जरूर रहेंगे। जब गोनू झा वहां से आनन फानन में चले गए, तब रूपलाल को यह बात बुरी लगी। दरबार में रूपलाल का काम तो होना ही था, क्योंकि कर्मचारी के लिए इतना ही काफी था कि गोनू झा ने खुद उसके पास आकर वह काम यथाशीघ्र कर देने की सिफारिश की थी। अपना काम कराकर रूपलाल जब गांव वापस आया, तब उसने अपने मित्रों से यह कहना शुरू कर दिया कि गोनू झा को घमंड हो गया है। राज दरबार में अपने वाक्चातुर्य से उसने महाराज का मन क्या फेर लिया,
कि बचपन के मित्रों को भी वह हिकारत की दृष्टि से देखता है। गांव में कोई भी बात जंगल की आग की तरह फैलती है। अपने घमंडी होने की चर्चा गोनू झा तक भी पहुंची। गोनू झा को समझते देर नहीं लगी कि इस चर्चा के पीछे रूपलाल ही है। सच्चाई यह थी, गोनू झा की तरक्की और शाही रुतबे से उसके बचपन के मित्र जलने लगे थे। पड़ोसी होने के कारण रूपलाल गोनू झा के ऐश्वर्य में हो रही वृद्धि को बहुत करीब से देख रहा था। गोनू झा के प्रति उसकी ईर्ष्या का यह प्रमुख कारण था। इस चर्चा पर गोनू झा ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि जब कभी भी रूपलाल से मुलाकात होगी वे उसे समझा लेंगे। एक दिन बाजार में रूपलाल उन्हें दिखा भी, लेकिन संयोग ऐसा था कि गोनू झा उस दिन भी हड़बड़ी में थे। लेकिन जब उन्होंने रूपलाल को नमस्कार किया तो रूपलाल ने नमस्कार का जवाब देने की बजाय अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ दूसरी तरफ चला गया। गोनू झा ने समझा कि उनका मित्र उनसे रूठा हुआ है। वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचा, रूपलाल अब तक वही किशोर मन वाला बना हुआ है। छोटी छोटी बात पर तुनक जाना और रूठ जाना तो उसके बचपन का स्वभाव रहा है। अब किसी दिन उसके घर जाना ही पड़ेगा ताकि उसके मन की भड़ास निकल जाए। मन में यदि कोई ग्रंथि बनी रह जाए तो मित्रता के लिए ठीक नहीं होती। संबंधों में दरार आने का महत्वपूर्ण कारण यही ग्रंथियां हैं जो छोटी मोटी गफलतों के कारण पैदा होती हैं। लेकिन गोनू झा की व्यस्तता बनी रही और वे रूपलाल के घर नहीं जा सके। इधर 2-3 महीने में उन्होंने अपने भाई भोनू को रूपलाल के साथ कई बार देखा। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि गांव के लखेरों के साथ मटरगश्ती करने से तो अच्छा है कि भोनू झा अब रूपलाल के साथ समय बिता रहा है। रूपलाल समझदार आदमी है, उनके बचपन का मित्र है। वह भोनू झा को कुछ अच्छी बातें ही सिखाएगा। अतीत और वर्तमान का विश्लेषण करते करते गोनू झा को नींद आने लगी तो वे लेट गए और सोचते सोचते सो गए। सुबह में उनकी नींद दरवाजा खटखटाए जाने से खुली। दरवाजा खोला तो देखा कि ग्राम पंचायत का मुलाजिम दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है मंगरुआ? उसने जवाब दिया, आपके भाई भोनू झा ने पंचायत बुलाई है। आप तैयार होकर पंचायत के लिए रूपलाल जी के दरवाजे पर पहुंच जाइए। गोनू झा को जैसे झटका लगा। कहाँ वे सोच रहे थे कि अपने भाई भोनू झा को समझा लेंगे और कहाँ वह पंचायत बुला रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर विवाद क्या है। भोनू पंचायत क्यों कराना चाहता है? दोनों भाइयों के बीच कोई द्वंद्व तो है ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा, पंचायत की सूचना मिल गई है तो उन्हें जाना पड़ेगा ही। भींगे मन से गोनू झा ने स्नान ध्यान किया और रूपलाल के घर पहुंचे। घर के बाहर ही उन्हें भोनू झा दिख गए, जो पंचायत में आने वाले लोगों को नमस्कार कर उनकी आगवानी कर रहा था। गोनू झा के मन में अभी भी भोनू झा के प्रति कोई दुराव नहीं था। वे सोच रहे थे कि भोनू झा जो कुछ भी कर रहा है वह नासमझी है, बचपना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे भोनू झा के पास रुक गए और भोनू से कहा, यह क्या तमाशा कर रहे हो भोनू? मगर भोनू के दिमाग पर मानो शैतान का वास हो गया था। वह बिगड़ैल सांड की तरह फुफकारते हुए बोला, आपको जो भी कहना है पंचों के सामने कहिएगा। मुझसे लल्लो चप्पो करने की जरूरत नहीं। मैं आपको अच्छी तरह समझ चुका हूँ। आप मुझे टलहवा बनाकर ही रखेंगे। ये लाओ, वो लाओ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा न करना और वैसा न करना। अब यह सब बंद। मैं आपसे मुक्ति चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, हरगिज नहीं। आज घर का बंटवारा होकर रहेगा। बहुत कराली चाकरी आपने भाई बनकर। गोनू झा के पास अब कोई चारा नहीं रहा तो वे रूपलाल के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोले, भोनू, घर की बात घर में सुलझे तो उत्तम। घर की बात बाहर आते ही घर की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। भोनू झा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। पंचायत की व्यवस्था रूपलाल के दरवाजे पर थी। सिर पर बड़ी सी रेशमी पगड़ी बांधे मूंछों पर ताव देते हुए रूपलाल ने गोनू झा को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आइए पंडित जी, विराजिए। लोगों को बैठने के लिए दरी जाजिम बिछी हुई थी। गोनू झा स्थिति प्रज्ञ की मुद्रा में निसंकोच एक किनारे बैठ गए। पंचायत में भोनू झा ने जिन लोगों को बुलाया था उनमें से अधिकांश लोग गोनू झा के पुराने साथी थे और गोनू झा की ख्याति से ईर्ष्या करने लगे थे। गोनू झा ने निश्चय कर लिया था कि भोनू झा को अब वे रोके टोकेंगे नहीं और भोनू झा जो चाहेगा वह होने देंगे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन
ऐसा अवसर जरूर आएगा जब भोनू को एहसास होगा कि उसने गलती की है। आखिर वह उनका छोटा भाई है, गैर थोड़े ही है। पंचायत शुरू हुई और पंचों के सामने भोनू झा ने एक सूत्री प्रस्ताव रखा। मैं अपने बड़े भाई गोनू झा के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए हमारे घर जमीन और सभी चल अचल संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। पंच बने रूपलाल ने गोनू झा की ओर देखते हुए कहा, क्यों गोनू जी, आपका क्या कहना है? गोनू झा ने संक्षिप्त उत्तर दिया, जैसा भोनू चाहे। घर के बंटवारे की जब बात उठी तब भी गोनू झा से पूछा गया, वे घर के किस हिस्से में रहना चाहेंगे? गोनू झा ने फिर संक्षिप्त उत्तर दिया, भोनू जहाँ रहना चाहे रहे और मेरे लिए जिधर जगह दे दे मैं उधर रह लूँगा। गोनू झा ने तय कर लिया था कि पंचायत में वे कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जिससे दोनों भाइयों का विवाद बढ़े। भोनू झा की इच्छा अनुसार घर के सामने का हिस्सा उसे दिया गया। गोनू झा के हिस्से में घर के पीछे बना भंडार घर आया। सारे सामान बट गए। बड़ा संदूक भोनू झा के हिस्से, घर की खानदानी तिजोरी भोनू झा के हिस्से। गोनू झा समझ रहे थे कि पंच बने रूपलाल द्वारा ये जो एक पक्षीय निर्णय हो रहा है उसका सीधा उद्देश्य है कि गोनू झा उत्तेजित हों और भोनू से झगड़ पड़े, मगर गोनू झा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अब उलझन घर के एकमात्र कंबल और भैंस को लेकर पैदा हो रही थी। पंच बने रूपलाल ने कहा, भाई भैंस तो काटकर बांटी नहीं जा सकती। गोनू झा अपने घर के ही नहीं गांव की भी पहचान बन गए हैं और किसी की भी पहचान उसके चेहरे से होती है। इसीलिए भैंस के सिर से पेट तक का हिस्सा गोनू झा के हिस्से। रही कंबल की बात, तो गोनू झा बड़े भाई हैं। बड़ा भाई होने के कारण उनको मौका मिलना चाहिए। दिन में कंबल गोनू झा के जिम्मे रहेगा और बाद में रात को कंबल भोनू झा के जिम्मे। गोनू झा ने बिना किसी आपत्ति के सिर झुकाकर पंच का फैसला सुना और अपनी सहमति जताकर वहीं से दरबार चले गए। शाम को लौटे और भंडार घर में जाकर अपनी धोती ओढ़कर सो गए। कंबल तो भोनू के हिस्से में था। रात को पहले दोनों भाई एक ही कंबल में मजे से सोते थे। सुबह में बिस्तर छोड़ने के बाद गोनू झा ने भैंस को सानी पानी दिया और भोनू झा दूध दूहने बैठा। अब यह रोज का क्रम था। भैंस को खिलाने का काम गोनू झा करते और दूहने और उपलों के लिए गोबर जमा करने का काम भोनू करता। लेकिन इसका मलाल गोनू झा को नहीं था। वे घर के बंटवारे को अपनी उपलब्धि समझ रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। गोनू झा ने एक दिन विचार किया कि अब यदि भोनू झा को सबक नहीं सिखाया गया तब भोनू झा को बहकने से रोकना असंभव हो जाएगा। इस निर्णय के साथ वे भैंस को सानी पानी देकर एक सोंटा हाथ में लेकर भैंस के पास खड़े हो गए। जैसे ही भोनू झा दूध दुहने के लिए बैठा वैसे ही गोनू झा ने भैंस के सिर पर 2-4 सोंटे जड़ दिए। सटाक सटाक सटाक। भैंस अपनी जगह से इधर उधर हुई और भोनू झा के हाथ से बर्तन गिर गया। दूध जमीन पर गिर गया। शाम को भी गोनू झा ने कंबल पानी में धो खंगाल कर भोनू झा के लिए छोड़ दिया। अब वे ऐसा रोज करने लगे। गोनू झा सुबह शाम भैंस के दूध से वंचित रहने लगा और गीले कंबल के कारण रात को ठिठुरने लगा। भोनू झा का पारा फिर चढ़ने लगा। उसने फिर पंचायत बुलाने की ठान ली। उसने रूपलाल से मिलकर उसे अपनी व्यथा कथा सुनाई और गोनू झा से खार खाए बैठा। रूपलाल जैसे मनचाहा अवसर पा गया। गोनू झा को एक बार और नीचा दिखाने का अवसर। आनन फानन में गोनू झा को पंचायत की सूचना भेजी गई और पंचायत में शामिल होने का फरमान भेज दिया गया। गोनू झा पंचायत में हाजिर हुए। पंचों के सामने भोनू झा ने अपनी व्यथा कथा दोहराई। पंचों ने एक स्वर में कहा कि गोनू झा अपने भाई भोनू झा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गोनू झा तो पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने पंचों से कहा, पिछली पंचायत में पंचों ने जो आदेश दिया वे उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उन पर कोई आरोप नहीं बनता। कंबल के उपयोग का अधिकार उन्हें दिन में प्राप्त है तथा भैंस के शरीर का सिर से पेट तक का भाग उनके अधिकार में है। कंबल उपयोग में लाए जाने के बाद गंदा होता ही है तो गंदे कंबल को धोना उनका कर्तव्य है। अब उनके पास कंबल धोने के लिए शाम को ही समय मिलता है तो शाम को ही कंबल धोना उनकी विवशता है। इसमें भोनू को प्रताड़ित करने की मंशा नहीं। रही भैंस की बात, तो पंचों के निर्देश के अनुसार भैंस के सिर से पेट तक की व्यवस्था वे करते हैं। भैंस को समय पर सानी पानी लगाने का काम वे पंचायत के बाद से नियमित रूप से कर रहे हैं।
रही भैंस को सोंटा मारने की बात, तो उन्हें अपराधी तभी कहा जाएगा जब वे भैंस के पीछे के हिस्से पर प्रहार करेंगे। भैंस को खिलाने और दुलारने का हक यदि उनको प्राप्त है, तो भैंस को जरूरत पड़ने पर पीटने का हक भी उन्हें है। भला गांव का कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने मवेशियों को सोंटा नहीं मारता? अब भी यदि मेरी बात आप लोगों की समझ में नहीं आई है, तब आप सब लोग इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि इस पंचायत के निर्णय पर विवाद अब महाराज के दरबार में होगा, और वहां से जो फैसला होगा वह मुझे भी मान्य होगा और आप लोगों के लिए भी मान्य होना ही है, क्योंकि महाराज तो महाराज ही हैं। गोनू झा की बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। रूपलाल जैसे आसमान से गिरा और भोनू झा को तो मानो सांप सूंघ गया। गोनू झा पंचायत से उठकर चले आए। उनके पीछे पीछे पंचायत में शामिल लोग भी उठ गए। उनमें से कुछ गोनू झा के पीछे पीछे उनके घर तक आ गए और गोनू झा की चिरौरी करने लगे। भाई गोनू, तुम तो समझदार आदमी हो, घर की बात दरबार तक न जाए तो अच्छा। भोनू को बोल बतियाकर समझा लो कि वो रूपलाल के चक्कर में न पड़े। सारे विवाद की जड़ में रूपलाल है। वही भोनू झा को नशा कराता है और उसके कान भरता है। हम लोग अब तुम्हारे घर के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। ऐसा कह के वे लोग गोनू झा से विदा लेकर चले गए। गोनू झा ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, बस उनकी ओर देखकर मुस्कुराते रहे। उधर रूपलाल के दरवाजे पर केवल रूपलाल और भोनू झा बच गए। रूपलाल ने समझ लिया कि अब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। गोनू झा यदि महाराज के दरबार में शिकायत कर दे तो? इस सवाल के मन में उठने से रूपलाल सिहरस आ गया। उसे यह एहसास तो था ही कि गोनू झा को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्यावश उसने भोनू झा को बहकाया है। गोनू झा की तनी भ्रुकुटियों से उसे यह संदेश मिल गया था कि यदि अब उसने भोनू झा को भड़काया तो अंजाम बुरा होगा। उसके दरवाजे से गांव वालों के उठकर चले जाने से भी रूपलाल समझ गया था कि गांव वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। अंततः रूपलाल ने भोनू झा से कहा, भाई भोनू, जो होना था हो चुका। अब गोनू झा से बिगाड़ कर रहने में भलाई नहीं है। तुम जाओ और अपने घर का फैसला आपस में ही मिल बैठकर कर लो। भोनू झा ने देखा कि अब वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। मन ही मन पछताते हुए भोनू झा घर लौटा। दरवाजे पर ही उसे गोनू झा दिख गए। भोनू झा दौड़कर गोनू झा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा। भैया, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दो। मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। अपने भाई के मुंह से ये बातें सुनते ही गोनू झा की आंखें छलछला आईं। उन्होंने भोनू झा को कलेजे से लगाते हुए कहा, भोनू, तू मेरा भाई है। मेरा जो कुछ भी है वह सब तेरा है। यह घर, जमीन, भैंस सब तो पुरखों से आया है। इस पर मैं क्या दावा करूं? तू जैसे चाह वैसे इसका उपयोग कर, मगर इतना ध्यान रख कि घर की बात घर में ही रहे, नहीं तो वह कहावत चरितार्थ होती है, घर फूटे तो गवार लूटे। रूपलाल जैसा मित्र अमित्र हो गया और उसकी बददिमागी के कारण हमारा भ्रातृत्व प्रभावित हुआ। यह तो हमारे लिए कलंक की बात है ना? गोनू झा उसे सहलाते रहे। आंसुओं की धारा में भोनू झा के मन का मैल निकल गया। जब वह शांत हुआ तब गोनू झा भंडार घर की ओर जाने लगे, मगर भोनू झा ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, भैया, अब मुझे माफ कर दें। अब आप वहां नहीं सोएंगे। भंडार घर ही रहेगा। मैं आपके पास सोऊंगा, एक ही कंबल में, जैसे पहले हम दोनों भाई सोते थे। गोनू झा ने भोनू झा को अपने आलिंगन में ले लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, जैसा तू चाहे भोनू, वैसा ही करूंगा। बस जा, कुएं से 4 डोल पानी निकाल, मैं जरा नहा लूं। और भोनू झा कुएं की ओर चल पड़ा प्रफुल्लित मन से। गोनू झा उसे कुएं की ओर जाते हुए देखते रहे। उनका मन हल्का हो चुका था। आंखों में खुशी की चमक थी। अनायास ही उनकी आंखें भर आईं। अपनों का सच। गोनू वृद्ध हो चले थे। महाराज के दरबार में वे एक हस्ती बन चुके थे। एक दिन महाराज ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया। बृहद आयोजन था यह। ऐसे आयोजनों को गोनू झा व्यर्थ मानते थे। भोज के बाद गोनू झा ने विनय पूर्वक महाराज से पूछा, महाराज, इस आयोजन पर कितना व्यय हुआ? महाराज ने सरलता से उत्तर दिया, यही कोई 10,000। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, मैं वृद्ध हो चला हूँ, कभी भी ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। तब क्या आप मेरे श्राद्ध के लिए इतनी ही बड़ी राशि मेरे परिवार के लोगों को दे सकेंगे? महाराज द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ऐसी बातें न करें। आप जिए और हमारे राजकाज में अपना सुझाव देते रहें।
गोनू ने उनसे कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, मेरा वादा है पंडित जी, यदि ऐसा हुआ तो 10,000 अविलंब आपके परिजनों तक भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अपने भाई भोनू झा के साथ गोनू झा नदी किनारे पहुंचे। नदी में बाढ़ आई थी और पानी की तेज धारा किनारे की मिट्टी का कटाव कर रही थी। भोनू झा कटाव देखने में मग्न थे। गोनू झा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में उछाल दिया और खुद को पेड़ की ओट में छुपा लिया। भोनू झा ने छपाक की ध्वनि सुनी, फिर अपने पास भाई को नहीं पाकर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें गोनू झा दिखाई नहीं पड़े तो उन्होंने मान लिया कि गोनू झा को नदी लील गई है। वे विलाप करते हुए अपने घर लौट आए। घटना की जानकारी मिलने पर घर में मातम छा गया। घटना की जानकारी महाराज को भी मिली तो उन्होंने गोनू झा के श्राद्ध के लिए 10,000 रुपये राजकोष से अविलंब उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश जारी कर दिया। महाराज के निर्देश के बाद खजांची का एक अर्दली गोनू झा के घर भेजा गया कि कोई आकर रुपए ले जाए। गोनू झा की पत्नी ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने शीघ्र पैसे प्राप्त करने के लिए खजांची को 1,000 रुपए देने का प्रलोभन दिया। बात बन गई। आनन फानन में खजांची ने गोनू झा के पुत्र को 9,000 रुपए थमाए और एक कागज बसजय आते हुए कहा कि इस कागज पर कोष मंत्री के मुहर लगवा लो। गोनू झा के पुत्र से मंत्री जी ने भी मुहर लगाने के लिए 1,000 रुपए ले लिए। फिर गोनू झा के पुत्र ने भी शेष रुपयों में से 1,000 रुपए निकालकर अपनी दूसरी जेब में रख लिया और घर पहुंचकर अपनी मां को 7,000 रुपए दिए। गोनू झा की पत्नी ने भी सोचा कि अब तो स्वामी रहे नहीं, सामने पड़ी है पहाड़ जैसी जिंदगी, कुछ पैसे दुर्दिन के लिए बच जाए तो अच्छा। उसने इन 7,000 रुपयों में से 3,000 अपनी साड़ी के खूंट में बांधा और 4,000 रुपए भोनू झा को थमा दिए और कहा कि अपने भैया का श्राद्ध ठीक तरह से करो। भोनू झा भी कम न थे। उन्होंने सोचा कि जाने वाला तो जा चुका, अब उसके नाम पर दिखावे में फिजूल खर्ची करना व्यर्थ है। उसने 2,000 रुपए अपनी जेब में रखे और 2,000 में श्राद्ध के कर्मकांड निपटा लिए। इसके 2 दिन बाद ही गोनू झा दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर महाराज सहित सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। तब गोनू झा ने महाराज को बताया, मरने के बाद कोई भी अपना नहीं रह जाता। महाराज, आपने तो 10,000 श्राद्ध के लिए देकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन खजांची, मंत्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने जो किया वह आंखें खोल देने वाली घटना है। मैंने मरने का स्वांग रचने से पहले तय कर लिया था कि राज्य के उच्च स्तरीय प्रशासन में घुस आए इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं बहुत पहले से इस बात की खबर थी कि मंत्री और खजांची क्या गुल खिला रहे हैं, इसलिए मैंने निजी तौर पर गुप्तचर लगा दिए थे। श्राद्ध के नाटक के दौरान में एक एक घटना की जानकारी मिलती रही। फिर उन्होंने अपने मरने के नाटक का भी खुलासा महाराज के सामने किया और कहा, महाराज, सत्ता जब भ्रष्ट हो जाती है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। अब हमें स्वच्छ प्रशासन के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। महाराज ने तत्काल प्रभाव से मंत्री और खजांची को बर्खास्त कर उन्हें कारागार में डाल दिया। जब गोनू झा अपने घर गए तब उनके पुत्र, पत्नी और भाई ने उनके पैर पकड़ लिए और बिलख बिलख कर रो पड़े। तब गोनू झा ने सबको सीने से लगाकर कहा, पश्चाताप से आत्मा पवित्र होती है, भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। गोनू झा को मृत्युदंड। गोनू झा के वाक्चातुर्य और बुद्धि कौशल पर मुग्ध थे मिथिला नरेश। कोई भी उलझन आए, गोनू झा उसे चुटकियों में सुलझा लेते। राज्य की मर्यादा, राज्य के मान सम्मान, दरबार की गरिमा, सत्ता के आदर्श, पड़ोसी राज्यों से कूटनीतिक संबंध, सीमांत क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर, कलाकारों को प्रोत्साहन, यानी ऐसा वह सब कुछ जो राज्य धर्म के निर्वाह के लिए जरूरी हो, गोनू झा का ध्यान उन सभी बातों पर लगा रहता था। उनकी इस बहुआयामी प्रतिभा के कायल थे मिथिला नरेश और उनकी इसी बहुआयामी प्रतिभा से जलते थे मिथिला दरबार के दरबारी। अपनी कार्यकुशलता और बुद्धि लाघव के कारण मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा न केवल नरेश द्वारा प्रशंसित होते रहते थे, बल्कि प्रायः किसी न किसी कारण से उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। इस तरह मिलने वाले पुरस्कारों से गोनू झा के सम्मान में तो वृद्धि होती ही थी,
उनकी आर्थिक स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा था। दरबारियों के उनसे जलने का कारण यही था। दरबारी सोचते, कहाँ 2 जून रोटी के लिए तरसने वाला गरीब ब्राह्मण गोनू झा, और कहाँ मिथिला नरेश के दरबार में बहुप्रशंसित दरबारी गोनू झा। ऐसे अनेक अवसर उस दरबार में आ चुके थे जब सभी दरबारियों ने मिलकर गोनू झा को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, मगर गोनू झा अपनी बुद्धि के बल से उन सब पर भारी पड़े थे। इसीलिए गोनू झा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी उनसे सीधी टक्कर लेने की बजाय उन्हें किसी साजिश के तहत महाराज की नज़र से गिराने के अवसर की ताक में लगे रहते थे। एक बार की बात है, अंग देश के महाराज ने मिथिला नरेश को संदेश भेजा कि वे मिथिला भ्रमण हेतु आना चाहते हैं। मिथिला नरेश इस संदेश से प्रसन्न हुए और अंग नरेश को संदेश भेज दिया कि उनके स्वागत के लिए मिथिला उनकी राह देख रही है। आम लीची से भरे मिथिला के बाग, रोहू, कतला, बचवा, पुगता, आसर, बामी, गैंचा जैसी मछलियों से भरे तालाब, कमल और मखानों से सुवासित मिथिला के सरोवर, कनेर, गुलाब आदि विविध पुष्पों से सजी मिथिला की फुलवारियां उनकी बेताबी से प्रतीक्षा कर रही हैं। अंग देश मिथिला का मित्र राज्य है। वहाँ के नरेश के आगमन पर राज्य में उनके स्वागत में कैसे आयोजन होना चाहिए, ये ध्यान में रखकर महाराज ने विशेष दरबार लगाया और सभी दरबारियों से राय ली गई और तय हुआ कि मिथिलांचल में प्रवेश के समय सीमांत क्षेत्र पर स्वयं मिथिला नरेश अंग नरेश का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। उनके साथ होंगे मिथिला नरेश और मिथिला दरबार के विशिष्ट दरबारीगण। गाजे बाजे के साथ अंग नरेश का स्वागत होगा। सीमांत क्षेत्र से लेकर राजमहल तक पुष्पों से आच्छादित तोरण द्वारों की श्रृंखला होगी तथा पूरी राह में मार्ग के दोनों किनारों पर सुंदर वस्त्रों में सजे धजे मिथिलांचल वासी पंक्तिबद्ध होकर अंग नरेश के आगमन को प्रतीक्षा करेंगे। संपूर्ण मार्ग सुवासित पर्ण पुष्पों से आच्छादित रहेगा। जब अंग नरेश इस मार्ग से गुजरेंगे तब मिथिलावासी मिथिला और अंग देश की मैत्री का गुणगान करेंगे और दोनों राज्यों के लिए जय घोष करेंगे। राजमहल में भी तरह तरह के रंगारंगा कार्यक्रमों के आयोजनों की सूची तैयार हुई। नृत्य, गीत, संगीत, नाटक के अलावा कुश्ती, कबड्डी, खो खो, मल्लयुद्ध आदि के आयोजनों को भी सूची में स्थान मिला। मिथिला नरेश ने अंग देश के राजा की आगवानी के लिए विशिष्ट दरबारियों की सूची तैयार करवाई, लेकिन इस सूची में गोनू झा को स्थान नहीं मिला। सभी दरबारी खुश हुए। उन्हें लगा कि गोनू झा की औकात ही क्या है तो भांड ही ना, चाटुकारिता करके महाराज का मुंह हलगा बन गया है और अपने को महाविद्वान समझता है। महाराज गुणों को समझते हैं, तभी तो इस विशेष अवसर पर गोनू झा को अपने से दूर रखा है। आखिर राज्यों के बीच कूटनीतिक संबंधों का सवाल है, इसमें भांड का क्या काम। गोनू झा को स्वागतकर्ताओं को सूची में शामिल नहीं किए जाने से दरबारी मन ही मन बहुत खुश थे। उनमें कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो यह कयास लगा रहे थे कि महाराज किसी बात से गोनू झा से अवश्य नाराज है। अगर ऐसा नहीं होता तो महाराज उन्हें अवश्य अंग नरेश के स्वागत के लिए अपने साथ लेकर जाते। दरबारी इसी गुंधुन में लगे थे कि मिथिला नरेश ने घोषणा की कि राज्य में अंग नरेश के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की सभी तैयारियों का जिम्मा गोनू झा को सौंपा जाता है। उन्हें यह अधिकार भी दिया जाता है कि इन तैयारियों के लिए आवश्यक धन वे राज्य कोषागार से प्राप्त कर सकेंगे, किंतु उन्हें प्रत्येक व्यय का ब्यौरा कोषागार को देना होगा। उनसे राज्य यह अपेक्षा रखता है कि ये तैयारियां आकर्षक, मनोरंजक और निर्दोष हों। गोनू झा स्वयं अनुभवी और जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह दो मित्र राष्ट्रों के बीच आपसी तालमेल और समझ की बुनियाद को मजबूत करने का अवसर भी है। दरबारियों के कान खड़े थे। महाराज की घोषणा का एक एक शब्द उन्होंने गौर से सुना। दरबार के समापन के बाद गोनू झा के विरोधी दरबारी आपसी मंत्रणा के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए। उनका हृदय झूम रहा था, बाँछें खिली हुई थीं। एक दरबारी ने दूसरे उम्र दराज और अनुभवी दरबारी से पूछा, आज राज दरबार में महाराज द्वारा की गई घोषणा का आप क्या अर्थ निकालते हैं? राजा की भाषा में गोनू झा के प्रति कहीं आत्मीयता लक्षित नहीं हो पाई। बाकी दरबारी भी उत्सुक हो उठे। तब एक अनुभवी दरबारी ने कहा, राजा की भाषा समझना कभी आसान नहीं होता, इसीलिए यह किंवदंती प्रचलित है, राजा के अगारी और घोड़ा के पछारी मत जाना। समझे कुछ?
2-3 दरबारी एक साथ पूछ बैठे। क्या मतलब? जरा ठीक से समझाइए। उनके स्वरों में आवेश, उत्तेजना और उत्सुकता के मिले जुले भाव थे और आंखों में थी तीव्र व्यग्रता। अनुभवी दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, समझो, गोनू झा के दिन लद गए। वह अपने को 30 मार खां समझता था, राजा की चापलूसी करता रहता था। जितने कम समय में वह राजा का मुंह हलगा बन गया और राजा के आगे पीछे करने लगा। समझो, उसका अंत आ गया। शायद गोनू झा पहला आदमी होगा जो बहुत कम समय में राजा का चहेता बना और उससे भी कम समय में राज दरबार से बाहर हुआ। वहां खड़े सभी दरबारी खुश हो गए। उनमें से एक ने कहा, मतलब कि लोहा गर्म है, बस चोट करने की जरूरत है। यह अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। महाराज ने गोनू को अंगराज के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की तैयारियों का जिम्मा सौंपा है तथा सांकेतिक शब्दों में यह चेतावनी भी दे दी है कि तैयारियां त्रुटिहीन होनी चाहिए। हम लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि अंगराज के आगमन के दिन ही स्वागत की तैयारियों में कोई ऐसा खोट प्रकट हो जाए जिससे महाराज को बहुत बुरा लगे, और यदि ऐसा हो जाता है तब गोनू झा महाराज का कोपभाजन बनने से बचे नहीं रह सकेंगे। जब उस खोट के लिए दरबार में कोई बात उठेगी तब हम लोग एक साथ मिलकर उसे अक्षम्य अपराध की संज्ञा देंगे और उसके लिए गोनू झा को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की मांग करेंगे। बोलो भाइयों, आप सबकी क्या राय है? इस तरह सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सबने हामी भर दी। उनकी मंत्रणा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मूल प्रश्न खड़ा था, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे अंगराज के आगमन के दिन ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे महाराज कुपित हो जाए और गोनू झा दंडित किए जा सके। दरबारियों में एक काना नाई भी था जो बरसों से गोनू झा से खार खाए बैठा था। उसने सुझाव दिया, बात बहुत आसान है। यदि हम सभी साथ हैं तो गोनू झा इस बार मुंह की खाएंगे। ये बात सत्य है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता और गोनू झा इस बार नितांत अकेले पड़ गए हैं और उनके जिम्मे ऐसा काम है जिसमें थोड़ा सा भी खोट सीधे झलक जाने वाला है, छुपने वाला नहीं। मेरी सलाह है कि सीमांत क्षेत्र से राजमहल के बीच खजूर वन्नी के पास सड़क संकरी और बदहाल है। यदि हम लोग वहां मजदूरों को कुछ पैसों का लोभ देकर उस सड़क में गड्ढे करवाकर उसको कीचड़ से भरवा दें और उस कीचड़ पर फूलों की मोटी परत बिछवा दें तो बात आसान हो जाएगी। उधर से महाराज अंग नरेश के साथ रथ पर ही गुजरेंगे। हो सकता है कि रथ में जूते घोड़ों के टापों से कीचड़ उछले और महाराज और उनके अतिथि को कीच स्नान कर दे, और यह भी हो सकता है कि रथ कीचड़ में फंस जाए। होने को तो यह भी हो सकता है कि अचानक गड्ढे में पांव पड़ने से घोड़ा ही गिर जाए। सभी इस सलाह से उछल पड़े और काना नाई की सलाह को सर्व स्वीकृति मिल गई। गोनू झा बड़ी लगन से अंग नरेश के आगमन से लेकर विदाई तक के कार्यक्रमों का निर्धारण करके उनके आयोजनों की तैयारियों में जुट गए। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगवानी बिंदु से लेकर महल तक का चक्कर लगाते, ये देखते कि तोरण द्वारों के मध्य की दूरी 1 फरलांग से अधिक न हो। मुख्य मार्ग के अगल बगल नरेशों के स्वागत के लिए खड़े रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह पर प्यऊ की व्यवस्था। राज्य की ओर से इन लोगों के लिए दही, छाछ व जलपान का प्रबंध। तोरण द्वारों के मध्य की दूरी को रंग बिरंगे पताकों से सजाने का कार्य। एक एक काम को बारीकी से देखते गोनू झा समझ रहे थे कि महाराज ने उन्हें यह काम इसलिए सौंपा है कि यही कार्य सबसे महत्वपूर्ण था। राज्य भर के कलाकारों को आमंत्रण भेजना, विद्वानों के स्वागत सम्मान समारोहों की योजना बनाना, उनसे संपर्क करना और राज्य के वरिष्ठ विद्वानों से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सलाह लेना, गोनू झा इन कार्यों में व्यस्त थे। न दिन को चैन न रात को विश्राम। एक ही धुन में रमे थे गोनू झा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे खूबी के साथ अंजाम दे पाए। अंग नरेश के आने की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। गोनू झा मुख्य मार्ग की सज्जा का निरीक्षण और अवलोकन कर चुके थे। मिथिला नरेश भी मुख्य मार्ग का जायजा ले चुके थे और इस अभूतपूर्व सज्जा की मन ही मन प्रशंसा कर चुके थे। उन्होंने महल में पहुंचने के बाद महारानी से कहा भी था कि गोनू झा जैसा विलक्षण व्यक्ति सदियों में कभी जन्मता होगा। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अंग नरेश की विदाई के बाद वे गोनू झा को उनकी विशिष्ट कार्यशैली के लिए राज्य की ओर से सम्मान देंगे। मिथिला के सीमांत क्षेत्र में मिथिला नरेश अपने दरबारियों के साथ खड़े थे। अंग नरेश के आगमन की प्रतीक्षा थी।
तभी घोड़ों के टापों की आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी ही देर में अंग नरेश अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच घोड़े पर सवार आते दिखे। जब वे लोग सीमांत क्षेत्र पर पहुंचे तो मिथिला नरेश के दरबारियों ने जय घोष कर अंग नरेश का स्वागत किया। अंग नरेश घोड़े से उतरे और मिथिला नरेश ने उन्हें गले से लगा लिया। फूलों से सजे रथ पर अंग नरेश के साथ मिथिला नरेश बैठे। गाजे बाजे बजने लगे। मिथिलांचल वासियों की जय घोष से दिशाएं गूंज उठी। अंग नरेश ने इतने भव्य स्वागत की कल्पना नहीं की थी। वे प्रफुल्लित मन से मिथिला नरेश से मिथिला के जन जीवन की बातें करने लगे। रथ चला धीमी गति से। दोनों नरेश रथ पर खड़े होकर प्रजाजनों का अभिवादन स्वीकारने लगे। जगह जगह रंग बिरंगे कपड़ों से सजे धजे नर नारियों की जय घोष करती कतार को देखकर अंग नरेश ने सोचा, कितने खुशहाल हैं मिथिला के वासी। ऐसा आह्लाद, ऐसी उमंग और ऐसा उत्साह अंग नरेश ने अपने राज्य में किसी अतिथि के लिए नहीं देखा था। रंगों की चमक दमक, पुष्प गुच्छों से आच्छादित तोरण द्वारों से उठने वाली सुगंध ने अंग नरेश पर जादुई प्रभाव डाला था और वे राह की थकान भूल मुग्ध होकर राजमहल जाने वाली राह की सज्जा और प्रसन्नचित्त मिथिला वासियों को देख रहे थे कि अचानक एक धचके के साथ रथ के पीछे का दोनों पहिया कीचड़ में फंस गया और घोड़ों के टापों से उछले कीचड़ से रथ के फूल लथपथ हो गए। मिथिला नरेश इस आसन्न व्यवधान से चौंक पड़े। रथ चालक ने बहुत कोशिश की मगर घोड़े रथ को खींच नहीं पाए। रथ का एक पहिया बुरी तरह एक गड्ढे में फंसा हुआ था। अंततः महाराज के सुरक्षा कर्मियों ने रथ को कंधे के सहारे उठाया और फिर मुख्य मार्ग पर रथ लाया गया। रथ की सफाई की गई, घोड़े बदले गए, रथ महल की ओर चला। महाराज इस व्यवधान से क्षुब्ध हो उठे मगर समय को ध्यान में रखते हुए शांत रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि राह में यदि गड्ढा था तो उसे भरा क्यों नहीं गया और राह में उस गड्ढे में इतना कीचड़ कहां से आ गया। बरसात का मौसम नहीं कि राह में कीचड़ हो। खजूर वन्नी का इलाका ऐसे भी जनशून्य स्थान है, वहां नाले भी नहीं है, किसी के द्वारा लगातार पानी बहाने की भी संभावना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यह उठ रहा था कि कीचड़ को फूलों से ऐसे किसने ढंका कि वह शेष राह जैसा ही दिखे। आखिर ऐसा करने वाले की मंशा क्या रही होगी। उन्होंने अंग नरेश से इस व्यवधान के लिए खेद जताया और अंग नरेश ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस घटना को महत्व नहीं दे रहे। राजमहल में पहुंचने के बाद अंग नरेश के लिए भव्य रूप से सजाए गए कक्ष में उन्हें ले जाया गया और इसके बाद एक से बढ़कर एक भव्य और मनोरंजक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। लगभग एक माह के प्रवास पर आए अंग नरेश के लिए एक से बढ़कर एक यादगार कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। मिथिला वासियों के लिए भी यह अवसर अपने सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करने वाला था। भोजन, मनोरंजन और विश्राम की निर्दोष तैयारियों की सराहना मन ही मन मिथिला नरेश भी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में अंग नरेश के आगमन के दिन की घटना शूल की तरह चुभा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था में वह दोष कैसे उत्पन्न हो गया। एक भव्य आयोजन के बाद अंग नरेश की विदाई की घड़ी आई। महाराज स्वयं उनके साथ सीमांत तक गए। भावभीनी विदाई के बाद एक दिन शांतिपूर्वक बीता। दूसरे दिन दरबार में महामंत्री ने प्रस्ताव रखा कि अंग नरेश के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रमों की समीक्षा होनी चाहिए। दरबारी मानो इस पल की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। सबने एक स्वर में स्वीकृति दे दी। महाराज गंभीर मुद्रा में दरबारियों को देख रहे थे। समीक्षा मीमांसा में एक से बढ़कर एक आयोजनों की एक स्वर में सराहना हुई। जब अंग नरेश की अगवानी की तैयारियों की समीक्षा शुरू हुई तो पूरे दरबार में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मिथिला नरेश ने दरबारियों में आए इस परिवर्तन पर गौर किया। उनका मन पहले से ही आशंकित था। अब उनकी यह आशंका बलवती हो गई कि निश्चित रूप से मुख्य मार्ग में गड्ढा खोदा गया, उसमें कीचड़ भरकर फूलों से उसे छुपाया गया, वरना इस प्रस्ताव पर दरबारियों में ऐसी खलबली पैदा नहीं होती। महाराज ने महामंत्री को इशारा किया। महामंत्री ने आसन से उठकर अभियोग सुनाया। अंग नरेश की अगवानी के दिन रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाने की घटना के लिए गोनू झा को दोषी माना जाता है। चूंकि यह दायित्व गोनू झा का था कि नरेश की यात्रा सीमांत क्षेत्र से लेकर राजमहल तक निर्विघ्न और निर्बाध संपन्न हो और यह कार्य राजकीय महत्व का था,
इसलिए उनका दोष अक्षम्य है। अंग नरेश हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। उनका मिथिला आगमन दोनों राज्यों के मैत्री संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए था। इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी गोनू झा को सौंपी गई थी कि वे प्रज्ञा संपन्न प्राणी हैं और इस कार्य के महत्व को समझते हैं। मगर मार्ग में जो व्यवधान उपस्थित हुआ उससे गोनू झा के कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता दोनों प्रकट हुई। ये लापरवाही मिथिला के हित में कदापि नहीं कही जाएगी और इसके लिए मेरी गुजारिश है कि महाराज मिथिला नरेश गोनू झा को कड़ा से कड़ा दंड दें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण करने का साहस नहीं कर सके जिसमें दो राज्यों के मधुर संबंध प्रभावित होने के आसार नजर आते हों। मेरी समझ में यह घटना छोटी नहीं है और यह प्रकारांतर से राजद्रोह की प्रकृति का संकेत देती है, जिसके लिए राज्य के विधान में मृत्युदंड निर्धारित है। दरबारियों ने जब प्रधानमंत्री की बातें सुनी तो वे प्रसन्न हो उठे। एक हर्ष ध्वनि संवेद उठी और महाराज ने दरबारियों की मुखमुद्रा से समझ लिया कि गोनू झा को मृत्युदंड की पेशकश से वे सभी प्रसन्न हैं। महाराज ने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा शांत थे। उनके चेहरे पर भय का कोई भाव नहीं था। महाराज अपने आसन से उठे और दरबारियों से पूछा, आप सबकी क्या राय है? दरबारी एक स्वर से चीख पड़े, प्रधानमंत्री महोदय का निर्णय विधान सम्मत है। गोनू झा दंड के भागी हैं और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराज ने गोनू झा की ओर देखा और गंभीर मुद्रा में बोले, पंडित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? गोनू झा ने कहा, महाराज, प्रधानमंत्री महोदय की न्याय व्यवस्था से मैं सहमत हूँ। मैं उस दिन की घटना के लिए जिम्मेदार हूँ और स्वीकार करता हूँ कि उस गफलत के कारण कुछ भी ऐसा घटित हो सकता था जिससे दो मित्र राज्यों के संबंधों में कटुता आ सकती थी। अपना अपराध स्वीकार करते हुए मैं अपने लिए कठोर से कठोर दंड दिए जाने की पेशकश करता हूँ। महाराज गोनू झा के चेहरे को देख रहे थे। गोनू झा की मुख मुद्रा शांत और निर्दोष थी और उनके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द संतुलित ध्वनि के साथ दरबार में अनुगूंजित हो रहा था। महाराज ने दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे तथा महाराज द्वारा दंड सुनाए जाने की प्रतीक्षा में थे। महाराज के पास दंड देने की शक्ति थी और दंड मुक्त करने का अधिकार भी। महाराज इतना भांप चुके थे कि दरबारी गोनू झा को दंडित करवाना चाह रहे हैं और वे यह भी समझ चुके थे कि गोनू झा निर्दोष हैं। उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत अपराधी के रूप में दरबार में खड़ा करने का माहौल तैयार किया गया है। मन ही मन कुछ निश्चय कर महाराज ने हठात ऊंची आवाज में 2 पंक्तियों में अपना फैसला सुनाया, गोनू झा, आप राजद्रोह के दोषी हैं। मैं आपको मृत्युदंड देने का निर्णय सुनाता हूँ। महाराज की आवाज सुनकर दरबार में हर्ष ध्वनि हुई। प्रसन्न मुद्रा में दरबारियों ने मन ही मन सोचा, निकल गया कांटा। गोनू झा शांत थे। तभी महाराज ने पूछा, गोनू झा, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहें, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। गोनू झा ने कहा, महाराज, आपका दंड शिरोधार्य। मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूँ। राजाज्ञा का पालन मेरा धर्म है। मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। मिथिला नरेश मुस्कुराए और सहज भाव से पूछा, पंडित जी, मैंने आपसे आपकी अंतिम इच्छा पूछी है। गोनू झा ने उसी तरह शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं आपके परपोते को गोद में खिलाऊं। महाराज मुस्कुराए और उन्होंने घोषणा की कि मेरे पुत्र के पुत्र के पुत्र के अवतरण तक यदि गोनू झा जीवित रहते हैं तो मृत्युदंड के भागी होंगे। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी उनके कानों में महाराज की गुर गंभीर वाणी गूंजी, आप सभी दरबारी ध्यान देंगे। आपस में स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन वह रचनात्मक होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म कभी भी हितकर नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। महाराज ने दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरे लटक चुके थे। महाराज ने मुस्कुराते हुए अपने गले से मोतियों की माला उतारी और गोनू झा के आसन के पास पहुंचकर वह माला उनके गले में डालते हुए कहा, पंडित जी, आप इसी दंड के योग्य हैं। गोनू झा श्रद्धांत होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और मिथिला नरेश ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। धन की सुरक्षा का कारण। गोनू झा मिथिला दरबार के विदूषक बनाए जाने से पहले विपन्न थे। उन्हें कोई पूछता नहीं था।
जब वे मिथिला नरेश के प्रतिष्ठित दरबारी बन गए तो गांव में घोर लागय छी, पांव छूता हूँ कहने वालों की कमी न रही। विवाह के बाद तो नाते रिश्तों की भी बाढ़ आ गई। कोई उनके ममहर से आता तो कोई बुआ के घर से। घर में आने जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। एक रात गोनू झा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अतीत की बातें याद कर रहे थे। पिता के मरने के बाद कितने बुरे दिन देखे थे उन्होंने। उन्हें याद आया कि मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था और वे अपने अनुज भोनू को लेकर बाजार में मजदूरी करने के इरादे से गए थे। कहीं कोई काम नहीं मिला था और भोनू भूख से बिलबिला रहा था। अंत में उन्होंने भोनू को एक हलवाई की दुकान में भेजकर उसे भर पेट भोजन करवाया था और पैसे की मांग पर दुकानदार को झूठ बोलकर आफत में डाल दिया था कि भोनू खाने से पहले ही पैसा दे चुका है। इस घटना को याद करते हुए उनका मन भर आया और आंखें गीली हो गईं। उफ, कैसे दिन कटा। फिर भगवान की माया, दिन पलटे, भाग्य बदला। जो लोग देखकर मुंह फेर लेते थे आज उन्हें देखकर आह्लादित हो उठते हैं। जीवन के इस परिवर्तन पर गोनू झा स्वयं विस्मय कर रहे थे। कितना कुछ बदल गया है। पहले एक कटोरी दूध के लिए तरसते थे, आज बथान में दसियों गायें हैं। सोने के लिए कभी चिथड़ी सी चटाई थी, आज मेहमानों के लिए भी पलंग है। अतीत के चिंतन से गोनू झा को लगने लगा कि आज उनके पास पैसा है, इसलिए उन्हें लोग पूछने आते हैं। जब वे आर्थिक विपन्नता के शिकार थे तो कोई बासी रोटी भी देने के लिए तैयार नहीं था। समय कितना बदल गया। फटी हुई धोती की जगह आज चकचक रेशमी धोती में वे निकलते हैं। दरवाजे पर गाय बैल, नौकर चाकर क्या नहीं है उनके पास। आखिर ये सब तो पैसे के कारण ही। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सब रुपया का खेल है, चांदी का चमत्कार है। इसी चिंतन में गोनू झा की रात कट गई। सुबह वे देर तक सोते रहे। पत्नी ने जब उन्हें जगाया तब दिन चढ़ आया था। जगने पर भी गोनू झा अनमने से दिख रहे थे। न दरबार जाने की हड़बड़ी थी, न आम दिनों की तरह बात बात पर पंडिताइन से चुहल करने की शौकी। पत्नी ने जब पूछा कि तैयार कब होंगे, दिन चढ़ आया है, दरबार नहीं जाना है क्या, तब बहुत ही उदास स्वर में गोनू झा ने उत्तर दिया, नहीं, आज कुछ भी करने का जी नहीं हो रहा है। और वे फिर से बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन आई, चिंतातुर होकर, नेह से भरकर। गोनू झा का ललाट छुआ, यह देखने के लिए कि क्या गोनू झा को बुखार तो नहीं है। गोनू झा ने प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं, बुखार नहीं है। फिर उन्होंने पंडिताइन से कहा, एक बात बताओ, यदि मेरे पास यह धन दौलत और सुख सुविधा नहीं होती तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करती। पंडिताइन अवाक रह गई। अरे ये क्या बात ले बैठे, कहीं किसी ने कान तो नहीं भरे इनके। चुगली लगाने वालों की तो कमी नहीं है ना, घर में ही तो कितने हैं जलने वाले। मन में इस तरह की उठती आशंकाओं को दबाते हुए पंडिताइन ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा। आपके मन में यह सवाल क्यों आया कि आप अपनी तुलना धन दौलत से करने लगे। मेरे लिए सारी दुनिया की दौलत एक ओर और आपको एक ओर रखकर पूछा जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं आपका साथ पसंद करूंगी। अब कभी मुझसे ऐसी बातें न कहिएगा। पत्नी की बात सुनकर गोनू झा मुस्कुराए और पत्नी का हाथ चूम लिया। थोड़ी देर तक पलकें बंद किए लेटे रहे, फिर बोले, जाओ जरा माँ को भेज दो। पत्नी चली गई। कमरे में माँ आई। बेटे के अस्वस्थ होने की बात बहू ने उन्हें बता दी थी, इसलिए मातृसुलभ स्नेह से भरकर गोनू झा के सिरहाने बैठकर उन्होंने गोनू झा का सिर सहलाना शुरू कर दिया। गोनू झा ने आंखें बंद किए हुए ही अपने सिर पर फिर रहे माँ के हाथ को थाम लिया। फिर पूछा, माँ, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, कुछ हो जाता है तो बेचैन हो जाती हो, आखिर क्यों? गोनू झा की माँ बोली, बावरे, ये भी कोई बताने की बात है। तू मेरी कोख का जाया है, मैंने तुझे पै पान कराया है, गोद में खेलकर तू बड़ा हुआ है। भला मुझे तुम्हारी चिंता ना होगी तो और किसकी होगी। गोनू झा उसी तरह आंखें बंद किए थोड़ी देर तक चुपचाप लेटे रहे। फिर माँ से पूछा, माँ, बुरा ना मानो तो एक और बात पूछूं? हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, माँ ने उत्तर दिया। गोनू झा ने संयत स्वरों में पूछा, माँ, यदि मेरे पास यह समृद्धि न होती तब भी क्या मेरे लिए तुम्हारे मन में ऐसा प्यार उमड़ता? गोनू झा की माँ के मुंह से एक सर्द आह निकली।
उनका हाथ कांपने लगा। अरे, आज मेरे लाल को क्या हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अनिष्ट की आशंका से उनका मन कांप गया और वे फफक पड़ी। टप टप आंख से आंसू निकलकर गोनू झा के ललाट पर गिर पड़ा। गोनू झा ने आंखें खोली तो पाया कि उनकी माँ रो रही हैं। फिर भी उन्होंने अपनी संवेदनाओं पर काबू पाते हुए माँ से कहा, माँ रो मत, मुझे बता, जब मेरे पास धन नहीं होता तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करती? मेरा मन यह जानने के लिए बेचैन हो रहा है कि दुनिया में जन का महत्व है या धन का। क्यों इतनी स्पर्धा है? क्यों इतना फरेब है? क्यों लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं? क्यों इतनी आपाधापी मची रहती है? क्यों, आखिर क्यों? तुम मुझे बचपन से अच्छी अच्छी बातें सिखाती रही हो। जब मेरा मन इन सवालों से विचलित हो रहा है तब तुम ही बताओ ना माँ कि मैं किससे जाकर पूछ। मेरी जन्मदाता भी तुम ही हो, ज्ञानदाता भी तुम ही हो। तुम्हारे सिवा मेरा गुरु कोई दूसरा नहीं है। गोनू झा भावातिरेक में बोलते गए। माँ की आंखें फिर भर आईं। अपने पुत्र के हृदय में उनके प्रति जो मान था आज पहली बार इस तरह प्रकट हुआ था। उन्हें लगा कि गोनू आज भी बच्चा है, उनका प्यारा, लाडला, दुलारा बच्चा। स्नेह से गोनू झा के बालों को सहलाते हुए वे बोली, बेटा, मेरे लिए अब धन का क्या मोल? तू है तो संसार है। तेरी खुशियां देखते देखते ही आंखें बंद हों, यही अरमान लिए जीती हूँ। फिर वे गोनू झा के सिर को चूमते हुए बोली, बेटा, इस तरह की बातें मत सोचा कर। इस तरह की बातों से विरक्ति पैदा होती है। अभी तू जवान है, जीवन के रंगों में रम। मत सोच मेरे लाल, कुछ मत सोच। गोनू झा थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटे रहे, पलकें मूंदे, माँ के स्पर्श का सुख प्राप्त करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जाओ माँ, आराम करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जरा भोनू को भेज देना, काम है। माँ को लगा गोनू झा पर उनकी बातों का असर हुआ है। वे संतोष से उठी और भोनू झा को भेज दिया। भोनू झा को भी जानकारी मिल चुकी थी कि आज भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण वे दरबार नहीं गए हैं। माँ ने जब उससे बताया कि जाओ, भैया बुला रहा है, तब भोनू झा तेजी से गोनू झा के पास आया। गोनू झा की आंखें बंद देखकर उसने सोचा, भैया शायद सो गए हैं। ऐसा सोचकर वह गोनू झा के पायताने में जाकर बैठ गया और धीरे धीरे उनके पांव दबाने लगा। गोनू झा ने बिना आंखें खोले भोनू झा से पूछा, भोनू, मेरे भाई, एक बात बता, यदि तुम्हारा भैया इतना संपन्न नहीं होता तब भी क्या तू मुझे इतना ही सम्मान देता? भोनू को लगा कि भैया को बंटवारे वाली बात शायद आज भी मन में बैठी हुई है। एक बार वह रूपलाल के बहकावे में आकर घर का बंटवारा करा लिया था, लेकिन यह तो भैया ही थे कि समझदारी से रूपलाल की चालों को मात दे दी थी और घर टूटने से बचा लिया था। भोनू झा का मन ग्लानि से भर उठा। उसने गोनू झा से कहा, भैया, पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं आपका भोनू हूँ। वही भोनू जिसे आप अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते थे, वही भोनू जिसकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने के लिए आप अपनी भी परवाह नहीं करते थे। धन दौलत मेरे लिए बहुत माने नहीं रखते, मेरे लिए तो बस आपका आशीर्वाद काफी है। गोनू झा ने कहा, ठीक है भोनू, जाओ, जो कर रहे थे करो, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे आराम करने दो। घर में सबसे कह दो मुझे जगाए नहीं, यदि मैं सो जाऊं तो। भोनू चला गया। गोनू झा बिस्तर पर लेटे रहे। दिन ढला, शाम हुई, फिर रात। चांद आसमान में चढ़ने लगा। एक पहर रात चढ़ने के बाद गोनू झा की पत्नी कमरे में आई तो यह देखकर चौंक गई कि गोनू झा का शरीर उसी मुद्रा में है जिस मुद्रा में दिन में था। मुंह खुला हुआ है, हाथ ऐंठा सा है, टांगें अकड़ी हुई हैं। उसका कलेजा धड़कने लगा। दैव, यह क्या ये चले गए? ऐसा सोचते सोचते उसके मुंह से विकल सी चीख निकल गई। दैव रे दैव! वह दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसका विलाप सुनकर गोनू झा की माँ कमरे में आई। भोनू झा भी कमरे में आया। भोनू हतप्रभ रह गया और गोनू झा की माँ गोनू झा का ऐंठा शरीर और बहू का विलाप सुनते बेहोश हो गई। गोनू की पत्नी का विलाप सुनकर आसपास के लोग जुट आए। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि गोनू झा नहीं रहे। आसपास के घरों की महिलाएं भी जुट आईं। कोई गोनू झा की मां को होश में लाने का प्रयत्न करने लगी तो कोई गोनू झा की पत्नी के साथ ही विलाप करने लगी। सारा माहौल द्रवित कर देने वाला हो गया। गांव के लोगों ने गोनू झा के शरीर को बिस्तर से उठाकर आंगन में रखा। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले भी गोनू झा को मुर्दा देख चुके थे
और शव स्नान करा चुके थे। वे लोग आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे, बड़ा विचित्र प्राणी है ये, मरकर भी जी उठने वाला, क्या पता फिर जी जाए। जबकि कुछ लोग कह रहे थे गर्मी का मौसम है, बास आने से पहले लाश उठ जाए तो ठीक रहेगा। गोनू झा की अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। मशाल जला ली गए कि उसकी रोशनी में श्मशान यात्रा हो सके। घर में शोक का वातावरण था। गोनू झा की माँ होश में आ गई थी और वे गांव की वृद्ध महिलाओं के साथ विलाप कर रही थीं। उन्हें दिलासा देने वालियों का कलेजा बैठा जा रहा था। गोनू झा की पत्नी छाती पीट पीट कर करुण स्वरों में रुदन कर रही थी। भोनू झा को तो जैसे काट मार गया था। अवसन्न अवस्था में वह गांव के युवकों से घिरा था। जब गोनू झा के शरीर का स्नान हो चुका और लोग शरीर को उठाने लगे, तब माँ ने विलापते हुए ही कहा, अरे भोनू, गोनू की अंगुली में सोने की अंगूठी है और कान में कनौसी, निकाल ले। जाने वाला तो चला गया बेटा, अब उसकी चीजें ही तो उसकी यादगार रहेंगी। इन्हीं स्मृतियों के सहारे अब बाकी जीवन बिताना होगा। फिर वे जोरों से विलाप करने लगी। भोनू झा ने कनौसी और अंगूठी निकाल ली और वहां से हटने ही वाला था कि गोनू झा की पत्नी ने विलाप करते हुए कहा, भोनू, उनके जनेऊ में संदूक की चाबी है, बंधी हुई, खोल लेना। विलाप के स्वर में ही उनका दूसरा आदेश उमड़ा, रे भोनू, तुम्हारे भैया के डांवरा, काला धागा जो मिथिलांचल के लोग कमर में बांधते हैं, में तिजोरी की चाबी बंधी है, निकाल लेना रे। दैव रे दैव। और फिर उसके विलाप का स्वर पहले की लय में आ गया। भोनू झा ने जनेऊ और डांरा से चाबियां खोल ली। तभी एक चमत्कार सा हुआ। गोनू झा के मुंह से निकला, हे राम, दीन दयाल, जय मां। और वे उठकर बैठ गए। आंगन में मशाल के नीम उजाले में लोगों ने देखा, गोनू झा उठकर बैठ गए और पास में पड़े कपड़े से अपना तन ढंक लिया और अनजान बनते हुए बोले, क्या बात है, मैं आंगन में इस हाल में क्यों पड़ा हूँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? किसी को कोई जवाब देते नहीं बना। सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े, आपस में इस चमत्कार के बारे में बतियाते हुए। गोनू झा को जीवित देख उनकी माँ और पत्नी का विलाप थम सा गया। वे ईश्वर के प्रति श्रद्धांत हो गईं कि गोनू झा का जीवन वापस हो गया है। उनकी सांसें लौट आई हैं। गोनू झा प्रसन्न चित्त वहां से उठे। भोनू झा ने उन्हें सहारा दिया तो भोनू के कंधे को प्यार से थपथपाते हुए उन्होंने कहा, मेरे भाई, निश्चिंत रहो, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने वाला। जाओ भाभी से बोलो मेरे लिए भोजन परोस दे, मैं मुंह धोकर अभी आता हूँ। गोनू झा की पत्नी ने खाना गर्म किया और प्यार से परोसा। जब गोनू झा खाने बैठे तो उनकी माँ हाथ में पंखा लेकर उनके पास बैठी। उनकी पत्नी और भाई भोनू भी उनके पास आकर बैठे। गोनू झा ने खाते हुए ही कहा, आज एक बात और समझ में आ गई कि जन का महत्व कम है और धन का महत्व ज्यादा। आदमी गुजर जाता है लेकिन धन बना रहता है, इसलिए धन की सुरक्षा जरूरी लगती है। यह सुनकर तीनों सकते में आ गए और गोनू झा चैन से भोजन करने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।